Okay, shall we start now? Ready? Where were we? In our last class, we discussed about job satisfaction. It was complete. PPT was given to you all. Gone through it. That? Gone through PPTs? Any confusion? Okay. Now the next topic is foundation of individual behavior. Okay. Remember the syllabus? Huh? After completing all those perception, attitude, value, personality is, after completion of these all chapter, then we are coming back to foundation of individual behavior. अब आपको ये चैप्टर समझने में दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ऑलमोस्ट जितना भी लर्नेड कैरेक्टरिस्टिक्स या एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और वही सारा कुछ इसमें मिलेगा। देखिए, फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर में पहले क्वेश्चन कैसा पूछेगा, यानी हम लोग सीखे हैं क्या, पहले क्या क्या फैक्टर है, पहले इंडिविजुअल बिहेवियर इम्पैक्ट कैसे होता है पहले वो, उसके बाद व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इम्पैक्ट इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल का बिहेवियर किस किस फैक्टर पे डिफर करता है या चेंज हो सकता है, ठीक है। ये आज का चैप्टर है। तो व्हाट इज इंडिविजुअल बिहेवियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर? टुवर्ड्स रिलेशन है, कैसा रिएक्ट करता है, कॉमन सेंस, ठीक है। कि इंडिविजुअल कैसे रिएक्ट करता है किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की तरफ, हाँ, या किसी भी सिचुएशन की तरफ लिख देंगे, ज्यादा उसको इलैबोरेट अप करने की जरूरत है नहीं। अब मेन चीज है आपका फैक्टर्स कौन कौन सा है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच, ये देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो 3 फैक्टर है, ये जानिए कि देयर आर ओनली 3 फैक्टर्स। नंबर 1 इज पर्सनल फैक्टर, नंबर 2 इज एनवायरमेंट फैक्टर एंड नंबर 3 इज ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। किसी भी इंडिविजुअल बिहेवियर का जो डिफर करेगा, हर एक इंडिविजुअल का बिहेवियर वो 3 ही फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक पर्सनल मतलब अपना खुद का बिहेवियर कैसा है, ठीक है, दूसरा आपका एनवायरनमेंट कैसा है, और तीसरा आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। यहाँ तक क्लियर है? क्या डिस्कशन हुआ अभी? There are 3 factors. What are they? And second one? Okay. Now, अब इसके अंदर फिर और कौन कौन है? सबसे पहला बात कर रहे हैं पर्सनल फैक्टर, ठीक है। पर्सनल फैक्टर मैंने बताया अपना खुद का, अपना भी, अपने अंदर क्या क्या हमारा हम लोग पोजेस करते हैं, वेदर इट इज इनहेरिटेंट आइदर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और द एक्वायर्ड और लर्नेड कैरेक्टरिस्टिक्स। यही तो हो सकता है हमारे अंदर, बस यही तो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। या तो हम किसी क्वालिटी से हम लोग ऑलरेडी बॉर्न है सर्टेन क्वालिटीज से, या फिर हम अपने एनवायरनमेंट जैसे जैसे बड़े होते गए कोई चीज से हम सीखे हैं। तो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को फिर से हम वहां पे डिफाइन कर रहे हैं 2 में, एक बायोग्राफिक और दूसरा लर्नेड कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑलराइट, अब बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आप पीपीटी की तरफ भी देखते जाइए। बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जिस क्वालिटी से आप जन्म लिए हैं, आइदर इट इज इनहेरिटेंट, ठीक है, या जेनेटिक, ये सारा क्वालिटी आपकी है। लेकिन अब क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं? नो, इट कैन नॉट बी चेंज, बट यस इट कैन बी रिफाइंड, ठीक है। उसको कुछ हद तक तो रिफाइन जरूर कर सकते हैं, लेकिन हाँ कंप्लीटली चेंज करना थोड़ा टफ होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका बायोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें और क्या क्या आता है बायो, पहले देखिए क्या क्या करें हम लोग, पर्सनल फैक्टर, एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल। पर्सनल में फिर 2, बायोग्राफिक और दूसरा लर्नेड। अब बायोग्राफिक का फर्दर क्लासिफिकेशन है। बायोग्राफिक में अब जो हम लोग बॉर्न जिस कैरेक्टरिस्टिक से हुए, लाइक द वे वी लुक, कोई बड़ा लंबा है कोई छोटा है, तो ये सब क्या है, हम लोग जेनेटिक मतलब अपने जनरेशन से उठाए हैं, ठीक है, हमारे फोर फादर से या फिर किसी अपने फादर से या मदर से, है ना। तो ये होता है आपका जेनेटिक। तो जेनेटिक में आ गया आपका हाइट, आपके आपके आंख का कलर या कुछ भी। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर लंबा कोई है तो लंबे लोग का क्या आप फीचर मानते हैं? पेरेंट्स लंबे, मतलब उनका एवरेज निकाल, इम्प्रेसिव होता है, एक्टिव होगा, ऐसा परसेप्शन है, ऐसा हम लोग मानते हैं। दो देयर इज नो एनी साइंटिफिकली प्रूवन। मोटा अगर कोई है तो लेजी तो नेगेटिव है, पॉजिटिव अगर हम बोले
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखते हैं। अगर कोई मोटा है तो चलो ज्वाली नेचर का भी जनरली मिलता है। जनरली जो मोटे लोग होते हैं वो थोड़े ज्वाली नेचर के होते हैं, ठीक है। Yes. ये पहले आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल मतलब द वे यू लुक, टॉल, शॉर्ट, कॉम्प्लेक्शन, आई का कलर, ठीक है। बहुत लोग का आंख ही देख के समझ में आता है कि कैसा हो, ठीक है। तो ये बाद में दीजिए। सेकेंड वन इज एज। अब एज बताइए आप लोग, एक यंगर एज की, एक ओल्डर एज, कैसे डिफर करेंगे? यंगर एज के लोग यस और हाँ, गुड। देखिए ये सब सारा कुछ अब आप खुद ही आंसर देने लगते, ये आप धीरे धीरे पढ़ना कम होता चला जाता है। नेक्स्ट आइए जेंडर। अब कोई और से, किसी और से आंसर चाहिए? जेंडर, जो मेल लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, जो फीमेल लोग होती हैं वो कैसे होती हैं? शाबाश। और मेल लोग को जनरली फिजिकली स्ट्रांग माना जाता है और वुमेन को जनरली इमोशनली स्ट्रांग माना जाता है, ठीक है। इसीलिए मैनेजर्स लोग जनरली ये चीज फोकस करते हैं। और देखिए आगे भी हम लोग कंसीडर करेंगे कि जॉब क्विट करने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आता है फीमेल, ठीक है, मेल के कंपैरिजन। अब आगे फिर बढ़िए, लिख लेंगे। अब आगे बढ़िए रिलीजन। रिलीजन कैसे इंपैक्ट करता है? झूठ बोलना पाप है ना। तो हाँ, तो ऑनेस्टी प्रेफर करेंगे। तो बहुत लोग जो कट्टरवादी होते हैं, जो रिलीजन को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, तो वो ये सारा जो प्रिंसिपल है वो उन सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करेंगे। हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, मैरिटल स्टेटस बताए तो। अब जैसे ऑनेस्टी है, कुछ लोग को कोई मतलब ही नहीं है रिलीजन से, है सब कुछ ऐसे फालतू है, कुछ नहीं होता है। और कुछ लोग है नहीं, भगवान सब देखते हैं, है ना, बहुत ज्यादा रिलीजियस है। तो ये क्या है, Yes. वो लोग कुछ गलत काम करने से पहले 4 बार सोचेंगे, ठीक है। ऑनेस्टी हमको रखना है, कुछ जैसे ब्राइबरी वगैरह है। बहुत ज्यादा जो रिलीजियस लोग जो होते हैं वो लोग नहीं करते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, ये गलत काम है, ऐसा नहीं करेंगे। किसी का नौकरी मान लो, किसी की पेट पे लात नहीं मारेंगे। ये सब क्या है, रिलीजन से ही आता है, कल्चर से आता है। नॉट ओनली रिलीजन, रिलीजन, कल्चर, ये सब से आता है ना। समझ आया? आगे बढ़िए। मैरिटल स्टेटस, जो मैरिड लोग होते हैं क्या माना जाएगा? अभी आप लोग मैनेजर है, अपना बस सोच बताते चलिए। ओके, कौन सस्पेंड किया? फटाफट आज खत्म करना। ये मैरिटल स्टेटस कैसे इम्पैक्ट करता है वुमेन के केस में? ये जेंडर वाला केस हो गया। मैरिड को माना जाता है कि जब शादी होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, विच विल लीड टू अ स्टेबल जॉब, ठीक है, एक स्टेडी जॉब हो जाएगा। तो ये हो गया मैरिटल स्टेटस। अब आ जाइए एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही, सही। आगे बढ़िए, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस देखिए, एक बात और मैंने कहा था, इंटेलिजेंस क्या होता है, इनहेरिटेंट होता है, ठीक है। लेकिन अब इस पे है कि जो इंटेलिजेंट, मान लीजिए जिसके मम्मी पापा इंटेलिजेंट नहीं होंगे, तो क्या बच्चा भी मूर्ख तो नहीं होता? ये एक्वायर कर सकते हैं हम इंटेलिजेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस तो होता ही है, इसका इफेक्ट होता है, लेकिन हाँ, उसको वापस से इन्वायरमेंट पर्टिकुलर दे करके या एफर्ट को एनहांस करके हम इंटेलिजेंस लेवल पे इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो ज्यादा इंटेलिजेंस लेवल मतलब ज्यादा वो कामली पेश आएंगे, ठीक है, वो स्टबर्न नेचर के नहीं होते इंटेलिजेंट। फाइन, आगे बढ़िए, देखिए कैसे फटाफट होकर चला जाएगा। एबिलिटी, पहले एबिलिटी मतलब क्या? कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म द वेरियस टास्क, कोई भी काम करने का कैलिबर कितना है हमारे अंदर। अब ये एबिलिटी भी दो तरह का होता है, एक होता है मेंटल एबिलिटी, एक होता है फिजिकल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी को हम लोग इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। जो मैनेजरियल स्किल वाले लोग में हम लोग यही वाला एबिलिटी देखते हैं। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कितना है, डिसीजन मेकर कितने अच्छे हैं,
ठीक है। और जो ये आपका घूमने फिरने वाला जो जॉब होता है जिसमें फिजिकल एफर्ट ज्यादा लगता है, तो वहां पे हम लोग चेक करते हैं अपना फिजिकल एफर्ट। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स इज डन। यस अनीशा। मैम वुमेन्स का है या फिर ओल्ड एज ये सब का होता है, तो स्टीरियोटाइप्स भी है ना कि वुमेन अगर मैरिड है तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो उसको स्टीरियोटाइप्स मानेंगे हम लोग या फिर वो ऐसा हो एरर में आ सकता है? जाएगा, वो एरर में आ जाएगा। यहाँ मैं बात कर रही हूँ इंडिविजुअल बिहेवियर कैसे कैसे इम्पैक्ट होता है, तो ये हो गया पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, वो आप एरर वाली बात कर रहे हैं, अभी अब उसको साइड करिए। ये परसेप्शन का जो परसेप्चुअल एरर में जो हम लोग पढ़े थे वो है, जो टर्म आप बोल रहे वो सही है, लेकिन ये इंडिविजुअल बिहेवियर मतलब कैसे कैसे चेंज होता है। जो चीज सिनेरियो देखते चला आ रहे हैं हम लोग अपने किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, कैसा चलता आ रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं। ये पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग का हुआ। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब ये इम्पैक्ट करता है दिखते इंडिविजुअल के हैं, बिहेवियर पे। इनहेरिटेड है, कैसे दिखते हैं, क्या एज है, कितने एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, मैरिटल स्टेटस, ये मेरा अपना हुआ। ठीक है, ये सब हुआ अपना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग का इंडिविजुअल बिहेवियर या हम लोग का बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है, हमारा एज ज्यादा होगा, मैंने क्या कहा, अपने ऊपर पहले बात करें तो पर्सनल है, हमारा एज ज्यादा होगा, एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो लेवल ऑफ या जो बिहेवियर है हम लोग का वो चेंज होगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कैसे कैसे इम्पैक्ट होता है बिहेवियर, वही ना देख रहे हैं, तो बस इसी पे फोकस करें कि हम लोग कैसे बिहेवियर मेरा हमारा इम्पैक्ट हो रहा है। एज ज्यादा होगा, इम्पैक्ट होगा। ठीक है, हमारा पर्सनालिटी मतलब वो चैप्टर वाला पर्सनालिटी और थोड़ा इनहांस फॉर्म है, मतलब कैसे दिखते हैं। ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, ठीक है, एक्सपीरियंस कितने हैं, और मैरिटल स्टेटस मेरा क्या क्या है। अगर मैरिटल स्टेटस मतलब इफ आई एम अनमैरिड, घर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अभी हम आजाद हैं, ठीक है, लेकिन इफ आई एम मैरिड, दिस इज द फैक्ट दैट इफ आई एम मैरिड देन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर भी है। ठीक है, तो इसका ये सारा अपना कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ ना। और क्या क्या बात हुई अभी, हाँ, एबिलिटी, ये एबिलिटी भी अगेन हमारा पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। तो एबिलिटी कैलिबर इनहांस करेंगे, हमारा बिहेवियर भी चेंज होगा। अभी बस इसी पे ध्यान दे रहे हैं कि किस किस फैक्टर पे एक इंडिविजुअल बिहेवियर का नेचर चेंज होता है या बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है, पर्सनल इज क्लियर ना अनीशा। अब आते हैं लर्नेड कैरेक्टरिस्टिक्स, या इसको हम एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन तो मैं पहले ही बता देती कि what you mean by individual behavior and what are the factors of individual behavior. This has been asked in your previous year question. ठीक है, तो फैक्टर्स में आगे बढ़ा जाए। बायोलॉजिकल वाला कंप्लीट। नाउ लर्नेड, अब क्या क्या हम लोग सीखते हैं, क्या क्या हम लोग एक्वायर करते हैं, तो इसको हम लर्नेड भी बोल सकते हैं या फिर एक्वायर्ड भी बोल सकते हैं। लर्नेड और एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सा, ये सारा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी चैप्टर पढ़ लिया, इसलिए मैं पहले चैप्टर पढ़ाई हूं तब वापस आई। व्हाट इज पर्सनालिटी, इनर एंड आउटर अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन। ठीक है, ना कि सिर्फ कैसे दिखते हैं, बस हम उसी पे फोकस नहीं करते हैं, बट होल साइकोलॉजिकल सिस्टम आपका। ठीक है, जिसमें क्या क्या था, आप एक्स्ट्रो याद है, एक्स्ट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और ओपन माइंडेड, नैरो माइंडेड, सारा हम लोग थ्योरीज भी डिस्कशन कर चुके हैं। कहा जाता है जो एक्स्ट्रोवर्ट पर्सन होते हैं वो जनरली सक्सेसफुल मैनेजर होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रोवर्ट है तो मतलब जनरल, ये सब अपना पर्सनल फैक्टर ही है ना ये सब, लेकिन लर्नेड वर्ड। ठीक है, पर्सनल फैक्टर ही है लेकिन सीखा गया है, तो सीखा गया है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी जैसे जैसे टाइम बीता गया हम सीखते चले। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि एक्स्ट्रोवर्ट पर्सन क्या होते हैं, ज्यादा सक्सेसफुल मैनेजर होते हैं। ठीक है, इंट्रोवर्ट पर्सन ऐसा माना जाता है कि वो टेबल वर्क ज्यादा बेहतर कर सकते हैं क्योंकि उसका फोकस लेवल ज्यादा बेहतर होता है। राइट, अब आगे बढ़िए। परसेप्शन, व्हाट डू यू मीन बाय परसेप्शन, हाउ वी इंटरप्रेट एनीथिंग, हम किसी भी चीज का मीनिंग क्या लगा लेते हैं। कई बार क्या होता है, अनसेड चीज का भी हम लोग मीनिंग लगा लेते हैं। ठीक है, अंकु बहुत अच्छा गाती है, अब जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है मोनिका, इसका मतलब तुम अच्छा नहीं गाते, अनसेड मीनिंग। सॉरी कोमल, हाँ ठीक है, अनसेड मीनिंग है ये। एक्चुअली मोनिका और कोमल दोनों का मतलब ऑब्वियसली दिखती तो एक नहीं है, बट सेम स्माइलिंग फेस है, इसीलिए जनरली मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो परसेप्शन यू अंडरस्टूड कि हम लोग इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं। हो सकता है कोई अच्छे भावना से भी आपके पास आए लेकिन आप गलत परसीव कर ले उसके बारे में।
ठीक है, तो परसेप्शन इज व्हाट, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। हाँ बिल्कुल, किसी को जजमेंटल होना कह सकते हैं, या वेरी मच जजमेंटल, सिर्फ आप ये सिर्फ सोचने पे ध्यान देते हैं वो है, मतलब किस पर अगर अच्छा है तो कैसे अच्छा है ना, तो उसको हम लोग हाँ क्यों अच्छा है, पक्का कुछ काम निकालना हो तो दैट टाइप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड जजमेंटल पर्सन। तो खैर यहाँ पे हम लोग इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आई एटीट्यूड। इसीलिए मैं ये पहले चैप्टर ये वाला नहीं पढ़ाई कि सब क्लियर हो जाए। पहले अगर मैं बताती तो इतना कंफ्यूज हो जाते, अरे परसेप्शन तो एक जैसा है, पर्सनालिटी भी अगेन, पर्सनालिटी और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या अंतर है, होता ना कंफ्यूजन। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं, अब तो पूरा का पूरा थ्योरीज और सारा कुछ पढ़ के आ रहे हैं। एटीट्यूड क्या बताया गया था, व्हाट इज एटीट्यूड ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Attitude is a mental state of an individual which prepares him to react or make him behave in a particular जो आप manner. समझे नहीं, जस्ट वन वर्ड आंसर जो आप समझे, व्हाट इज एटीट्यूड? Individual way of looking. Very So, ma'am, good. We are looking to other person, or you say what you feel towards a particular thing. ma'am, ठीक या है, फिर ये मैम either favorable हो सकता है, either unfavorable हो सकता है। ठीक है, बताया गया था कॉलेज के प्रति फेवरेबल या Yes, अनफेवरेबल, ma'am. उसके अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर चेंज होता है कि नहीं। अगर किसी के प्रति अगर फेवरेबल होगा, मतलब अगर लाइकिंग होगी तो उसके प्रति हम और डिवोशन दिखाएंगे, अगर लाइकिंग नहीं होगा, डिसलाइकिंग होगा तो हम उससे दूर जाएंगे। बताया गया था, आपका Yes, बिहेवियर चेंज होगा उससे। ठीक है, तो एटीट्यूड इज अगेन आपका लर्नेड कैरेक्टरिस्टिक्स, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल फीलिंग ऑफ योर्स इज एटीट्यूड। ओके, आगे बढ़िए। नेक्स्ट लर्नेड कैरेक्टरिस्टिक्स में है वैल्यू, ये भी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज वैल्यू? वेरी गुड, ग्लोबल बिलीफ ऑफ यू। याद है कितने टाइप का वैल्यू? वेरी गुड अंकु। हाँ, पहले टर्मिनल किसको कहते हैं? वेरी गुड, अच्छा शाबाश, ठीक है, समझ आ गया। जो लोग को नहीं पता, दो टाइप का वैल्यू बताया गया था, टर्मिनल वैल्यू और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू जो अल्टीमेट गोल है हमारा, लाइक कंफर्ट इन लाइफ, हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस आराम चाहिए जिंदगी। ठीक है, उसी चीज को अचीव करने के लिए हमारा इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, कैसे कंफर्ट करेंगे, एम्बिशियस हो गया। ठीक है, अभी हम एम्बिशियस होंगे, जो अचीव करना है फटाफट मेहनत करके अचीव कर लेंगे, फिर जिंदगी भर आराम करेंगे। ठीक है, तो आपके टर्मिनल वैल्यू को अचीव करने के लिए होता है आपका इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। डन? बिलीफ, बिलीफ नॉट विल, बिलीफ, आपका बिलीफ कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, आप किस चीज को प्रेफरेंस देंगे, दिस इज योर वैल्यू। आगे बढ़िए। एक होता है ना कि भाई वैल्यू ही ना बोलता है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। ठीक है, the ability to make you think what is right, what is wrong। ठीक है, ये आपका वैल्यू। अब आ जाइए, पर्सनल फैक्टर सारा खत्म। डन, पर्सनल फैक्टर सारा खत्म। पर्सनल फैक्टर में हम लोगों ने डिस्कशन किया, वन इज जो हम लोग बॉर्न होते हैं सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के, दूसरा जो एक्वायर करते हैं बाद में यहाँ आने के बाद। ठीक है, दोनों डन हो गया। लर्नेड कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ये लर्नेड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं। तो लर्नेड में जितना चैप्टर हम लोग पढ़े, परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यू, दीज ऑल आर लर्नेड कैरेक्टरिस्टिक्स। और उससे पहले जो डिस्कशन किए थे, एज, मेंटल स्टेटस, वो सारा था आपका। अब आगे बढ़ते हैं, इन्वायरमेंट। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज योर इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट करता है इंडिविजुअल बिहेवियर, हमारा बिहेवियर, इंडिविजुअल मतलब हम लोग का बिहेवियर। तो पहला है यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब पैसे से रिलेटेड। अब इकोनॉमिक फैक्टर में सबसे पहला आ रहा है एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो कहा जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं हो तो क्या होता है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं भी होते हैं तो भी सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन पे टिक के रहते हैं, होता है ना। जैसे आईटी तो अभी बूम पे है, तो आईटी बूम पे है तो आप क्या करेंगे, अगर सेटिस्फाइड नहीं है फटाक से छोड़ के चले जाए, है ना। तो कंपनी के प्रति आप चाहे सेटिस्फाइड हो, और अगर नहीं हो रहे हैं फटाक से चेंज करना है, तो वह आ गया ना एम्प्लॉयमेंट लेवल। और मान लीजिए जॉब ही नहीं है, ठीक है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें जॉब, बहुत कम जॉब,
फॉर से चलिए प्रोफेसर का मान लेती हूँ, बहुत मुश्किल है किसी यूनिवर्सिटी में होना, तो आप सेटिस्फाइड हो नहीं हो तो एक जगह हम टिक के रहेंगे चाहे आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेवल पे डिपेंड करता है इंडिविजुअल का बिहेवियर। तो जॉब अपॉर्चुनिटी आर लेस, द इंडिविजुअल विल हैव टू स्टिक टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इवन दो ही डज नॉट हैव जॉब सेटिस्फैक्शन और कॉन्ट्ररी, और अगर एम्प्लॉयमेंट होगा तो फटाफट वो स्विच कर सकते हैं आराम से, ठीक है। मनी की वैल्यू भी इकोनॉमिक फैक्टर में ही आता है, वो आगे पे लेवल बोलेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ एम्प्लॉयमेंट लेवल है, जॉब जहां ज्यादा है वहां पे हम जल्दी स्विच करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़िए, आपका जो बात हो रहा है वेज रेट, वेज के लिए भी हम लोग स्विच करते हैं। जैसे मान लीजिए आईसीआईसी में आपका हुआ, ठीक है, आपको अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है, जो आपसे सेटिस्फाइड भी है, लेकिन एचडीएफसी उससे ज्यादा सैलरी में आपको बुला रही है, स्विच करेंगे ऑब्वियसली। तो अगेन वेज रेट पे डिपेंड किया आपका बिहेवियर, राइट। सेकेंड, एक फैक्टर ये है ना, वो तो बाद में घुसने के बाद आपको पता चलेगा, अभी हम सिर्फ फैक्टर डिस्कशन करें। तो वन ऑफ द फैक्टर हुआ ना वेज रेट। अब मान लीजिए सेम लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, अगर सेम लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन है, आईसीएसई और एसडीएफसी दोनों का वर्क लेवल एक जैसा ही, काम एक जैसा ही होता है, सैलरी में थोड़ा डिफरेंस हुआ तो स्विच करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैनेजर क्या कर सकता है, मैनेजर को पता होना चाहिए कौन कौन सा फैक्टर है। तो ये फैक्टर अगर हुआ तो हमारा लॉयल जो एम्प्लॉय है या जो अच्छा एम्प्लॉय है वो छोड़ के जा सकता है, एक फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर क्या होता है, जनरल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब जनरल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब कंप्लीट कंट्री हमारा इफेक्ट होगा। कंप्लीट कंट्री में कब इफेक्ट होगा, जब इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, इसमें सारा जब इम्पैक्ट तो होगा। वही यहाँ पे बात हो रही है कि ये कैसे, ये बिहेवियर में कैसे चेंजेस लाएगा। तो कहा जाता है कि कुछ ऐसा जॉब होता है जिससे कोई असर नहीं होता इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, और लाइक प्रोफेसर का ही जॉब देख लीजिए, इन्फ्लेशन हो जाए डिफ्लेशन हो जाए, उनको तो सैलरी एज इट इज मिलती रहेगी, मिलेगी ना, आपका इकोनॉमिक कंडीशन जो भी रहे, सैलरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यही आईटी सेक्टर आप ले लीजिए, आईटी सेक्टर, मॉर्निंग मैम। क्या हुआ, ठीक है, समझ आ गया। यही अगर हम आईटी सेक्टर में अगर जाएंगे तो वहां पे हम लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे जॉब सिक्योरिटी। तो हो सकता है कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो जॉब सिक्योरिटी दे रहा है और आपके कंपनी में रिसेशन, अगर सॉरी इकोनॉमी में अगर रिसेशन वगैरह या ये सब कुछ चल रहा है, तो तुरंत वो स्विच करेगा कि नहीं जॉब सिक्योरिटी की खोज, यस, है ना। क्योंकि देखिए रिसेशन होता है तो क्या क्या किस किस चीज का डर होता है, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, हैव यू रेड अबाउट दैट, व्हाट इज ले ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एचआर में भी पढ़ेंगे, अभी भी सुन लीजिए। ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट क्या हो, रिट्रेंचमेंट मतलब परमानेंट टाटा बाय बाय, ठीक है, अब आगे भी हम आपको काम नहीं दे सकते। ले ऑफ मतलब अभी ले लीजिए, मतलब अभी काम नहीं है। जैसे मान लीजिए ग्लास वगैरह बनाना है, ठीक है, पेपर वो रॉ मटेरियल वगैरह भी अभी तक नहीं मिल रहा है, जिससे बनना है अभी फिलहाल रॉ मटेरियल का सप्लाई नहीं हो रहा है। तो फिलहाल नहीं हो रहा है, हो सकता है 1 महीना 2 महीना 3 महीना नहीं हो, तो फिलहाल आप लोग घर पे आराम करिए। तो दिस इज कॉल्ड ले ऑफ, कि अभी फिलहाल मेरे पास काम नहीं है, लेकिन फिर जब काम होगा तो हम आपको बुला लेंगे, ठीक है। तो उसको हम ले ऑफ कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जनरली इसका डिफरेंस पूछा जाता है, और बाकी नेक्स्ट सेम में तो पढ़ना ही है, लेकिन इस सेम में टर्म आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी है कि पूछा जाए, ठीक है। फिर आगे बढ़ गए, जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करता है, समझ आ गया, हाँ यस मैम। हाँ। आपका एनवायरनमेंट, अगर मान लीजिए इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप कितने भी अच्छा सैलरी अगर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहे हैं और लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं उसको दिखाई दे रहा है, तो जॉब सिक्योरिटी के सर्च में अगेन वो स्विच कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से अभी का ही सिनेरियो ले लीजिए ना, जो अभी अचानक से ऑनलाइन मोड आया, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ ना, पहले हम लोग ट्रेडिशनल मोड में पढ़ाते थे, अब हम लोग जो टेक्नोलॉजिकल या टेक्नोलॉजी को जो अडॉप्ट कर पाए वो सस्टेन कर पाए ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन जो लोग नहीं अडॉप्ट कर पाए उन लोग को छोड़ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि वो प्रेशराइज फील कर रहे हैं, है ना, हाँ। तो वही चीज, वही बात हो रही है कि जो लोग लर्न कर लिए, जो लोग सीख लिए, तो वो लोग टिक गए, जो नहीं सीख पाए उनको प्रेशर फील हुआ, उनसे हो ही नहीं रहा है, जिंदगी में आज तक मोबाइल में व्हाट्सएप भी ऑपरेट नहीं किए, तो क्या होगा, ये सब चीज तो भारी लगेगा ना, है कि नहीं। के अनुसार बदलना बोल सकते हैं।
क्या अभिनव? हम नहीं पढ़ता है, पूछ रहा है मैम। मैम है, सिचुएशन आगे बढ़ते हैं। प्रति अगर कुछ काम का पूछ रहे हैं तो पूछिए। मतलब सिचुएशन के अनुसार मैम बदलना बोल सकते हैं। आ जा अरे रहा आप है घर पहुंच भी गए? ना? यस मैम, देखे कुछ ज्यादा पूछ रहे थे। कौन ट्रेन से गया? है आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे इफेक्ट होता है, समझ आ गया? ठीक है, बिहेवियर चेंज होगा इस फैक्टर से। अब आगे बढ़ते हैं। सोशियो कल्चर, सोशियो कल्चर भी हम पढ़ चुके हैं। सोशियो इज आपका इंडिविजुअल रिलेशनशिप कैसा है आपकी फैमिली के साथ, आपके कलीग के साथ। ऑर्गेनाइजेशन में आपका रिलेशन अच्छा नहीं है किसी के साथ तो ऑब्वियसली यू स्विच। ठीक है, ये सारा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये पॉलिटिकल फैक्टर, ये अब तक नहीं पढ़े। पॉलिटिकल फैक्टर कैसे इंडिविजुअल बिहेवियर को इम्पैक्ट करेगा? कहा जाता है कि अगर जिस पर्टिकुलर कंट्री में अगर स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है तो वहां पे इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो करती है। ठीक है, अगर स्टेबल मतलब जो लीडर है वो स्टेबल है, अभी यहाँ 5 साल तक कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकता है, इसके 5 साल भी अभी देखा जा रहा है कि यही टिकते रहेंगे, तो वहां पे इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो करती है, वो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, नतीजा जॉब ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल। हाँ, क्योंकि देखिए दूसरा, अगर दूसरे लोग अगर पावर में आएंगे तो हो सकता है बहुत सारा सिस्टम चेंज हो जाए, है ना? किसी पर्टिकुलर, जैसे अभी ये किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फेवर में तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ इस गवर्नमेंट की बात करें तो वो बहुत ज्यादा इंडस्ट्री फ्रेंडली है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ इंडस्ट्री बहुत ग्रो की है इनके रीजन। ठीक है, तो कहा जाता है कि इंडस्ट्री के मतलब अगेंस्ट कोई रूल और रेगुलेशन वो पास नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ गया लीगल इन्वायरमेंट। वही कि अगर एक पर्टिकुलर लीगल इन्वायरमेंट कहने का मतलब क्या हुआ, अगर स्टेबल जो आपका रूल्स एंड रेगुलेशन है वो स्टेबल रहता है तो एम्प्लॉय ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है प्रॉपर एचआर पॉलिसी होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर नॉन फॉलो होना चाहिए, जो हाँ रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, स्टैट्यूटरी जो भी आपका बताया गया ना, वर्कमैन कंपनसेशन और हाँ ESI वो सब अगर फॉलो हो रहा है तो वहां पे सब लोग टिक के काम करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एक्ट जो होता है उसी के, क्या गवर्नमेंट एक्ट को फॉलो करना चाहिए ना, मींस हाँ, वही ना लीगल। बिल्कुल। हाँ? तो ये सारा फैक्टर है। इन्वायरमेंट कैसे इंपैक्ट डालता है इंडिविजुअल बिहेवियर में, क्लियर हो गया। अब लास्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर थोड़ा दिमाग लगा के बताइए कैसे रोल प्ले करेगा। अंक के अलावा और कोई? आप लोग अभी बोले हैं, आप बताइए आपका नाम क्या है? निधि, बताइए। पिछले जॉब सेटिस्फेक्शन में ही आप लोगों से डिस्कशन हुआ था कि कैसे जो आपका जॉब सेटिस्फेक्शन इम्पैक्ट करता है। मैम ऑर्गेनाइजेशंस का जो रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, या वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा उसके अनुसार भी इन्फ्लुएंस होगा इंडिविजुअल का बिहेवियर। फिजिकल फैसिलिटी कैसा आप दे रहे हैं, यानी वर्किंग एनवायरनमेंट आप कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, यस बताया मैम, गया था। क्लीननेस, लाइट होना प्रॉपर चाहिए। लाइटिंग। अभी मान लीजिए एसी पंखा कुछ ना चले, कितनी देर आप क्लास में बैठेंगे? 1 सबको मिनट। बंद कर दीजिए। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, चलो बल्ब का फैसिलिटी बहुत अच्छा दे रहे हैं, ठीक है, सारा बल्ब जल रहा है, पंखा नहीं, एसी नहीं, गर्मी का मौसम, पढ़ाई करने में मन लगेगा? तो ये एक फैक्टर हुआ। तो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर की वजह से इंडिविजुअल का बिहेवियर चेंज होगा, काम करने में मन नहीं लगेगा। तो वही चीज है यहाँ पे, पहला है फिजिकल फैसिलिटी। फिजिकल फैसिलिटी मतलब कैसा आप एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो काम आप ले रहे हैं उसके लिए आप कितना फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, अरे भाई मैम रिलेशन, नंबर ऑफ पीपल भी वो मैटर तो करेगा खैर क्या? वो फैक्टर डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा रिलेशनशिप होगा, अगर ये सेंस में बोल रहे हैं तो फिर हाँ बिल्कुल ठीक है। तो पहला है फिजिकल फैसिलिटी, लिख लेंगे। सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। अब ये स्ट्रक्चर एंड डिजाइन का मतलब क्या होता है, क्या हायरार्की को फॉलो करते हैं वो लोग। ठीक है, प्रमोशन का क्या है इन लोगों का, अभी इस लेवल पे प्रमोट होके फिर किस लेवल पे जाएंगे, कितना फ्रीक्वेंटली वो मतलब प्रमोशन होता है, कितने साल के बाद होता है। ठीक है, ये सारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और डिजाइन में आते हैं। आपका सुपरवाइजर कौन रहेगा, ठीक है, मान लीजिए 4 सुपरवाइजर है आपके ऊपर, ये कुछ और बोल रहा है वो कुछ और बोल रहा है, फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देंगे।
ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है आपका। लीडरशिप का कहा जाता है कि लीडर के क्वालिटी की कंपैरेटिवली लीडर का जो बिहेवियर है वो ज्यादा इंपैक्ट करता है एम्प्लॉइज के बिहेवियर, ठीक है। तो आपका लीडर कितने क्वालिटी का है, इट हार्डली मैटर्स, वो कैसे बिहेव करता है आप लोगों के साथ। मान लीजिए ठीक है, सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ आता है, ठीक है, बहुत सारा अवार्ड मिला हुआ है, लेकिन वो मतलब खड़ूस की तरह बिहेव करता है, ठीक है, हाँ थोड़ा अकड़ू है, कभी अपना हम कुछ गलत हो ही नहीं सकते, इस टाइप का बिहेवियर है। आपका डिसीजन वो सुनना ही, आपका सजेशन वो सुनना ही नहीं चाहता है, ठीक है। तो अगेन इट इज वन ऑफ द फैक्टर। रिवॉर्ड सिस्टम, ये भी आप आराम से बोल सकते हैं, कैसे रिवॉर्ड सिस्टम है इफेक्ट करेगा। प्रॉपर रिवॉर्ड सिस्टम हो, बिल्कुल मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये था आप लोगों का फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, जो आप लोग खुद ही इसको आराम से बना लेंगे।